हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हमारा अब एग्ज़ाम आने वाला है 1 अक्टूबर का, इसलिए फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हैं सिलेबस में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा अभी मिड टर्म होने वाला है, उसमें हमारा चैप्टर आएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम चैप्टर वाइज फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी आपको नंबर दे के रखेंगे, उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी पूछ लिया जाएगा, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। कोई भी नंबर दे के उनका असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछेगा। जैसे कि नंबर्स लिखे हुए हैं, मैंने पहले क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट हम क्विक रिवीजन कर पाएँ। असेंडिंग डिसेंडिंग आपकी एक्सरसाइज में कहीं नहीं दिया है, बट ये आपके चैप्टर में है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है हमें। असेंडिंग मीन्स हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इस तरह से आपको नंबर्स मिलेंगे, उनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, हिंदी मीडियम वालों के लिए आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, वो सबसे आगे रखेंगे हम। अब इनमें से चेक करते हुए चलेंगे। काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, तो हम चेक करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट सभी की सेम है, फिर सेकंड डिजिट पे चलेंगे, सेकंड भी सभी की सेम है, फिर हम थर्ड डिजिट चेक करेंगे, थर्ड भी सभी की सेम है, फिर हम चलेंगे फोर्थ डिजिट पे, और जो फोर्थ डिजिट सबसे छोटी होगी वही छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 1 है। 1, 7, 4 एंड 8। तो सबसे छोटा हमारा कौन हुआ? 2, 5, 2, 1। उसके बाद 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है? 2, 5, 2, 4, 5। अब यहाँ पे हमारे ये नंबर आ चुका है, ये आ चुका है। उसके बाद हमारा 7 वाला बड़ा हो जाएगा, 2, 5, 2, 7, 0 एंड लास्ट वन इज़ 2, 5, 2, 8, 6। ऐसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। कोई भी आपको ये डिजिट चेंज मिलेंगे वहाँ पे। क्वेश्चन तो एज इट इज़ ऐसे ही करना है हमें कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बट यहाँ डिजिट्स चेंज हो जाएंगे आपके पेपर में। अब नेक्स्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग में लिखेंगे तो हम इसी को क्या कर देंगे, जस्ट पलट के लिख देंगे, इसी को उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा क्यों कर देंगे? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे चाहिए, और असेंडिंग में हमारा सबसे बड़ा सबसे पीछे था, तो इसको जस्ट अपोजिट लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवरोही क्रम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के भी हैं। 2, 5, 2, 7, 0, 2, 5, 2, 4, 5 एंड 2, 5, 2, 1, 0। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे तो अच्छे से आप सब ने तैयारी कर ही रखी होगी, बट एक क्विक रिवीजन के लिए ये सब करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। कोई भी आपको ऐसे अलग अलग डिजिट दे के रखेंगे, उससे हमें नंबर बनाना है, सबसे स्मॉल और ग्रेटर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली गलती हमारी क्या होती है कि हमारे पास 0 यहाँ पे है। तो जब भी हम कोई भी, जैसे इसका फर्स्ट का ही बनाएंगे पहले, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? जब सबसे छोटी डिजिट आगे लेंगे। अब यहाँ पे जनरली देखा जाएगा, हाँ, तो सबसे छोटा 0 है, बट जब हम स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे और 0 हमने फर्स्ट में ले लिया, तो हमारा ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर 4 डिजिट दी है हमें, तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो फिर 0 के बाद हम ये चेक करेंगे कि 0 के बाद और कौन सा बड़ा नंबर, उससे जस्ट बड़ा नंबर है। तो 0 से जस्ट बड़ा कौन है हमारा? 4। तो 4 को पहले लिखेंगे और उसके बाद 0 लगाएंगे। अब 4 के बाद हम चेक कर लेंगे 5 और 7। और ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर में क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर जो है वो आगे, फिर उससे छोटा। यहाँ पे अब 0 हम क्या करेंगे? लास्ट में ही रखेंगे, क्योंकि लास्ट की इंक्लूड होती है हमारी। अब इसके बाद सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन डिजिट से मिलाकर सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनेंगे, उनका प्लस करिए या उनका माइनस करिए। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये 0 का कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे कि 0 फर्स्ट में नहीं लेंगे,
लास्ट सेकंड नंबर पे लेंगे। 0 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा वो पहले लिखेंगे और 0 को हम सेकंड नंबर पे लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में स्मॉलेस्ट हमें बनाना है, तो इसमें तो 0 हमारे पास नहीं है तो एज़ यूजुअल चलेगा 1479। और ग्रेटेस्ट बनाएंगे हम, सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे तो 9 पहले आ जाएगा, फिर 7, 4 और 1। अब इसका सब्ट्रैक्शन पूछ लिया जाएगा आपसे या इसका एडिशन पूछ लिया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा होगा वही सब आप कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई भी ऐसे आपको एक नंबर दे के रखेंगे और बोला जाएगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन में मैं एक बात बताना भूल गई कि जब भी आप नंबर बनाएंगे तो यहाँ कोमाज नहीं लगाओगे। यहाँ पे आपको कोमा लगे हुए मिलेंगे बट यहाँ कोमाज नहीं लगाने, क्योंकि ये अलग अलग डिजिट बनाने के लिए कोमा बीच में लगाए हैं। यहाँ पे हम एक कंप्लीट नंबर बना रहे हैं तो उसमें हम कोमा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, अब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ऐसे डिजिट दे के रखेंगे और बोला जाएगा कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखो। आप अच्छे से पढ़ेंगे उसमें बुक में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में, कि क्या पूछा गया है, इंडियन या इंटरनेशनल। इंडियन को बोलेंगे हम भारतीय संख्या पद्धति और इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब प्लेस द कोमास, इसी क्वेश्चन को हम इंडियन में भी लिखेंगे और इंटरनेशनल में भी लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट कोमा हमारा आता है 3 डिजिट के बाद, पहले कोमा लगाएंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट कोमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर आगे और कोई डिजिट होती तो भी हम ऐसे 2 डिजिट के बाद लगाते। अगर यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो ये कोमा हम नहीं लगाएंगे। अब पीछे से हम इसको चेक करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हमारा बना 10 लाख। हिंदी में हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 74 लाख 52,283। ठीक है। और इसी नंबर को हमारे पास आ जाएगा कि हमें लिख के बताओ आप इंटरनेशनल सिस्टम में। पहले तो कोमाज प्लेस करेंगे, कोमा फर्स्ट तो आएगा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक कोमा 3 डिजिट के बाद लगेगा, हमेशा 3 डिजिट के बाद लगेगा। यहाँ 3 डिजिट छोड़ दी, यहाँ 3 छोड़ दी, आगे में हमारे पास 3 है ही नहीं तो हमारा कोमा हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ दोबारा मत लगाना। अब इसमें कैसे करते हुए चलेंगे हम, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड हमारा क्या आ जाएगा, मिलियन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लाख और करोड़ नहीं आएंगे, यहाँ पे मिलियन और बिलियन आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे मिलियन और बिलियन आएंगे तो इसका हमारा क्या बनेगा, 7 मिलियन। और इन तीनों डिजिट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, 452। तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे हम 452,000, इतना लिख दिया। अब इसको क्या बोलते हैं हम, 283, लास्ट में ये लिख देंगे 283। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे काफ़ी अच्छे से हमने कर रखा है बट ये जस्ट एक रिवीजन है। अब दूसरा, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा, ऐसे लैंग्वेज में आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ऐसे इसको डिजिट्स में लिखो। या तो डिजिट देकर आपको वर्ड्स में लिखवाया जाएगा या वर्ड्स में आपको मिलेगा आपको डिजिट में लिखना है। तो ऐसे आप जैसे इसी नंबर को आपको, मान लीजिए ये हमारे पास लिखा हुआ है और ये नहीं दे रखा होता नंबर और हमें नंबर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 74 लाख, 74
लैख, और लैख के बाद हमारा 1000 आता है, और 1000 से पहले क्या लिखा हुआ है 52, तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। अब 1000 के बाद हमारे पास क्या आता है, 100 आता है, 200 लिखा हुआ है, तो फिर से हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, एंड 83। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन एक। आई होप आपको बेनिफिशियल रहेगा। अब हम करेंगे चैप्टर 3। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट। ये नंबर सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे सारे इवन नंबर्स होते हैं। ओड नंबर या तो जस्ट इसके अपोजिट लिख लो, जो हो गया, जो बचे हुए नंबर हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओड नंबर्स हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा लिख लोगे कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे पास ओड नंबर्स हो जाएंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद अपना और एक उसका 1 फैक्टर होता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। बचे हुए जो नंबर हैं वो उसको हम कंपोजिट में लिख देंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12। आगे और चलते रहेंगे ऐसे। कंपोजिट नंबर 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही तो कंपोजिट में आता और ना ही हमारा प्राइम में आता है। अब 2 एक सिर्फ एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ये क्वेश्चन भी अलग से एक नंबर में आपके पास आ सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर है, तो 2 है हमारा। ठीक है, एंड सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाएगा आपके पास तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सारे जितने भी नंबर आप जानते हो। नेचुरल नंबर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल में 0 इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखो या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखो, तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर और मल्टीपल का। डैम श्योर ये आपके पेपर में आएगा। अब फैक्टर हमें लिखने हैं किसी भी नंबर के, आपको कोई भी नंबर दे के रखेंगे और उसके फैक्टर बनाने होंगे। तो फैक्टर आपको ऐसे सोचने हैं कि वो जो नंबर लिखा हुआ है वो किस किस नंबर के टेबल में आता है। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर भी होता है, 1 सबका मल्टीपल भी होता है। 1, 1 के बाद 2, 2 की टेबल में भी 18 आता है, 3 आएगा, 3 में भी 18 आता है, 4 आएगा, इसके बाद 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की में भी नहीं आता, फिर हमारा आएगा 6 की में आता है, 7 की में नहीं आएगा, 8 की में भी नहीं आएगा, 9 की में आएगा, 9 2 जा, फिर 10, 11, 12 किसी की भी टेबल में 18 हमारा नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 18 ही हो जाएगा। एक तो 1 और एक वो खुद वो नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है मल्टीपल्स लिखना। मल्टीपल्स को आप मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग लेके चलो कि मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी। जो भी नंबर आपको दे के रखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालो या फर्स्ट 7 मल्टीपल्स निकालो, फर्स्ट 10 मल्टीपल बताओ। तो आप क्या करोगे कि जो भी नंबर का मल्टीपल पूछा है उसकी टेबल लिख दोगे, 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे आपसे कितने भी पूछे जा सकते हैं आगे। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टर में वो नंबर लिखने हैं जिन जिनकी टेबल में वो नंबर आता है, और मल्टीपल्स में उस नंबर की टेबल लिखनी होती है। फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। अब डिविजिबिलिटी रूल सब बच्चों को आने चाहिए। पेपर में पता नहीं कौन से डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया जाएगा, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बट किससे आएगा ये हम श्योर नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम यूनिट प्लेस देखेंगे। जो भी नंबर दे रखा होगा उसका यूनिट प्लेस, जो भी नंबर दे रखा होगा उसका यूनिट प्लेस इवन नंबर्स होने चाहिए।
इवन नंबर्स होने चाहिए उसका यूनिट प्लेस, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। ठीक है। 3 के लिए जो भी नंबर दिया होगा 9, 6, 3, 5, 4 ऐसे कोई भी नंबर दे के रखेंगे, उन सब का डिजिट सम करेंगे, डिजिट सम करेंगे और सम जो आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो ऐसे करके देख लेना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना कंपलसरी है। अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे ऐसे कोई बड़ा सा नंबर दे के रखेंगे और उसके लास्ट में 0 है, तो नंबर को देखते ही आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये 5 से डिवाइड होगा। अगर ऐसे पीछे 5 होता तो भी हम देखते ही बोल देंगे कि 5 से डिवाइड होगा। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि जो 2 से डिवाइड होगा नंबर और 3 से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 3 डिजिट यूनिट प्लेस की साइड से, जैसे 7, 6, 5, 3, 4, 9 लास्ट के ये 3 डिजिट आप क्या करोगे 8 से डिवाइड करके देखोगे। लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड हो गए तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 और 3 का एज इट इज़ सेम है। जितने भी नंबर दे के रखे होंगे यूनिट डिजिट सम, सॉरी ऑल डिजिट सम, ऑल डिजिट्स सम, जितने भी डिजिट आपको दे के उस जो नंबर दे रखा है उसमें कितनी डिजिट है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सभी का हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर वो ऐड 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए यूनिट प्लेस हमारा 0 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 11 में इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का सम का डिफरेंस, अगर 0 और 11 आएगा तो ही वो नंबर डिवाइड होगा। एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, वो हम कर लेंगे। 9, 6, 5, 3, 4, 7 ऐसे ही रैंडम मैंने एक नंबर लिया। अब इसका हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 प्लेस पे है, ये 2nd पे, ये 3rd पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब ये देखना है कि जो जो आपके इवन प्लेसेस पे नंबर रखे हुए हैं उनका अलग सम कर लो। इवन प्लेस 2, 4 एंड 6, इन तीनों की जगह पे जो जो नंबर हैं उनका हम क्या कर लेंगे सम। 9 + 5 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 18। अब जो बच गए हमारे पास ओड प्लेसेस, 7 और 3 10, 10 और 6 18, 3 + 6 + 7 क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी 16। और इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें, डिफरेंस हमारे पास आएगा 2। अगर डिफरेंस 0 या 11 आता तो डिवाइड होता, तो ये नंबर हम क्या बोल देंगे नॉट डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एंड लास्ट एक कॉन्सेप्ट आता है अपना HCF और LCM का। कोई भी नंबर आपको दे के रखेंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे और पूछा जाएगा कि इसका HCF निकालो या फिर LCM निकालो। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मैंने किसी भी चैप्टर के नहीं लिए हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन लिया है जिसमें जस्ट आपको ओवरव्यू दिया जा सके कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के लेंथी क्वेश्चंस करने हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे। ये 2 नंबर्स हैं, हमें इनका पहले HCF निकालते हैं, 18 एंड 48। जब भी हम HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे तो मेक श्योर ये ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा डिवाइड करना 2 से स्टार्ट करेंगे, और जब तक छोटी डिजिट से डिवाइड होना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम छोटी डिजिट से ही डिवाइड करते रहेंगे। सबसे पहले 2 लेंगे, अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो फिर 3 पे जाएंगे, 3 से भी नहीं होता है फिर 4 पे, 5 पे आगे जाएंगे। लेकिन जब तक होगा 2 से तब तक 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे हमारे पास 9 आएगा। अब 2 से नहीं होगा तो फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 1। अब यहाँ पे 2 से जाएगा 2 4, फिर से 2 से चला जाएगा 1 2 एंड फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 3 एंड फिर। अब HCF हमें अगर चाहिए तो HCF निकालने के लिए हम दोनों के फैक्टर में से जो कॉमन होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कॉमन वाला लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है, इसमें 3 ढूंढो, ये रहा 3।
मल्टीप्लाई करते चलेंगे 3। यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे तो दूसरा 3 है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1। अब उसके बाद यहाँ के तो सारे नंबर्स ख़त्म हो गए, तो ये वाले 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए जो कि हमें नहीं चाहिए। जो कॉमन थे वो हमने ले लिए, अब उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है। एंड LCM निकालना हो अगर इन्हीं नंबर्स का हमें, तो हम क्या करेंगे, LCM निकालते टाइम दोनों नंबर्स को हम साथ में ले लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 9 एंड 24। अब ये देखना है हमें 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, बट अगर एक नंबर भी अगर बच जाता है जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो तब तक हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। 2 यहाँ पे 9 आएगा, 12 फिर हमारा 2 आएगा, 9 6 फिर से हमारा 2 आएगा, 9 एंड 3। अब 9 तो 9 2 से डिवाइड होता और 9 हमारा 3, तो अब हम 3 से करेंगे 3 और 1, फिर से 3 जाएगा, 1 एंड 1। अब LCM निकालते टाइम क्या करेंगे हम, जितने भी ये हमारे फैक्टर बने हैं सबकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 4 टाइम्स 2 है हमारा, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है और 1। ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 की हम क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 4 144 हमारा क्या हो जाएगा, LCM। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCF और LCM का लास्ट का उनको ये फैक्टराइजेशन तो कर देते हैं बट लास्ट में क्या करना है ये समझ नहीं आता। LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबकी मल्टीप्लाई करनी है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन है सिर्फ उनको ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये तो 3rd चैप्टर का रिवीजन। अब हम 4th चैप्टर देख लेते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट होता है हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक डायमेंशन का नाम है। पॉइंट हमने लगाया, उसके हमारे पास क्या है, कोई लेंथ नहीं होती। मीन्स आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जिसके हम कोई लेंथ नहीं मानते। पॉइंट एक जस्ट हिंदी में हम इसको बिंदु बोल देंगे। लाइन क्या होती है, रेखा। लाइन क्या होती है, जो लाइन हम दोनों तरफ एरो लगने का मतलब है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कहाँ बेनिफिट होगा इनका। लाइन का मतलब है कि एरो का मतलब है कि इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। लाइन उस एक लाइन को हम बोलेंगे जिसके दोनों तरफ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हो जितना हम चाहें उसको। लाइन सेगमेंट होता है रेखाखंड, जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर बोल दिया तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर फिक्स ही रहेगा, आप अपनी मर्जी से इस लाइन को बड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है रे इसको बोलते हैं किरण, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो और दूसरी तरफ एरो हो। मीन्स एक साइड से तो हमें पता है कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा बट दूसरे एंड का नहीं पता कि कहाँ तक गया है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं ऐसे क्रॉस करते हुए, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो एक दूसरे को काटें। पैरेलल लाइंस होती हैं समांतर लाइनें। पैरेलल लाइन नाम से ही पता चल रहा है जो दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, सीधी चले। अब ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं और इसी में हम एंगल्स के नेम लिखने भी सीख लेंगे। अब इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि पैरेलल लाइंस कौन सी, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम मिलेगा और पूछा जाएगा पैरेलल लाइंस कौन सी है। अब पैरेलल लाइंस ये हम सिंबल्स के थ्रू पढ़ते हुए आए हैं। अब इस डायग्राम को देख के हमें पता लग जाएगा कि जो सीधी 2 लाइनें हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे एल और एम, क्योंकि इनके नाम दिए हैं मैंने एल और एम। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग कौन सी होंगी, जो क्रॉस करेंगे आपस में। अब देखिए ये एक एन लाइन है, ठीक है, एन। अब एन ये लाइन है, ये एल के साथ भी क्रॉस है और एन लाइन ने एम को क्रॉस भी किया है, तो एक पेयर तो हमारे पास एन एल हो जाएगा और दूसरा पेयर एन एम हो जाएगा। 2 पेयर हो जाएंगे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब मैं इसमें बोलूँ कि ऑल पॉइंट्स के नाम लिखो,
या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 5 पॉइंट्स के नाम लिखो, 3 पॉइंट्स के लिखो, तो पॉइंट जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ए बी, पॉइंट लिखते टाइम बीच में कोमा लगाते हुए चलेंगे, डी ई और एफ, ये सब पॉइंट है। जहाँ जहाँ पे ऐसे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स के नेम में आ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि लाइन कितनी है इसमें, उनके नाम बताओ। अब लाइन के नाम क्या हैं, एल एम और एन, ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ऐसे लाइन सेगमेंट बताइए। अब लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ते टाइम हमने देखा था कि लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से एंड पॉइंट होते हैं। तो इस फिगर में हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ कहाँ एंड पॉइंट्स फिक्स हैं। तो बहुत सारे इसमें लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, जैसे ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ई और एफ बन जाएगा, एंड बी डी बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम रे कर लेते हैं। रे ढूंढेंगे अब इसमें रे कौन कौन सी हो सकती है। रे के लिए हमने देखा था कि एक साइड तो फिक्स होना चाहिए पॉइंट, और अगली तरफ हमारा ऐसे जाना चाहिए कि हमें नहीं पता वो कहाँ तक गई है। तो यहाँ से स्टार्ट है ई पॉइंट से, लास्ट इसका एफ पॉइंट है, लेकिन वो एफ पता नहीं कहाँ तक गया, हमें नहीं पता। तो ई एफ, सॉरी इसमें ये नहीं लगेगा कोमा, ई एफ हमारे पास क्या हो जाएगी, एक रे हो जाएगी। ऐसे ही इस साइड भी रे हो सकती है हमारे पास, बी डी भी, ए सी भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है, बी सी। ठीक है, ये हमारे पास रे हो जाएगी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक डायग्राम देके मैं इसी डायग्राम में कंक्लूड कर रही हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि एंगल का नेम लिखो। अब एंगल जब भी दो लाइनें मिलती हैं, जहाँ भी दो लाइनें मिलती हैं वहीं एक एंगल बन जाता है। जैसे ये दो लाइनें मिली, ये एक एंगल बन गया। एंगल का नाम लिखते टाइम, एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मेरे को इस वाले एंगल का नाम लिखना है। ठीक है, इसका नाम है बी, तो बी तो रहेगा बीच में। अब बी के राइट चलो, सी है, और बी के लेफ्ट में चलेंगे, डी है। डी और सी इनके आगे पीछे लगा दो, और आगे ऐसे कोण का साइन लगा दो, एंगल का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरे कोण का अगर नाम लिखेंगे तो कोण का साइन लगा देंगे। दूसरा कोण कहाँ पे बना हुआ है, ई पॉइंट पे, ई लिखेंगे। ई तो बीच में आएगा, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना होता है वो बीच में रहता है, और उसके राइट और लेफ्ट में जो नाम लिखे होते हैं वो उसके राइट लेफ्ट ही रहेंगे, बी और एफ। ठीक है, इसी पॉइंट को हम एफ ई बी भी लिख सकते हैं, राइट, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी बी डी। मिड में जो है, जिसका नाम है ये, जिस एंगल का नाम है वो तो मिड में ही रहेगा, बट जो लेफ़्ट राइट नंबर्स लिखे होते हैं उनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, उससे हमारे आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है ओपन कर्व, क्लोज कर्व एंड पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये आपको जस्ट पता होना चाहिए आपके पास। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई एक ओपन कर्व का डायग्राम बना के दिखाइए, या क्लोज कर्व का डायग्राम बनाइए। खुला वक्र, इसको हिंदी में बोलेंगे हम खुला वक्र, और क्लोज को बोलते हैं बंद वक्र, एंड पॉलीगन को बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, ये तीनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसके बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे ताकि उनको आप टैकल कर पाओ। अब ओपन कर्व या खुला कर्व किसको बोलते हैं, खुला वक्र, वक्र आकृति को ही बोलते हैं हम। तो ओपन ऐसा होना चाहिए कि जिसके दोनों एंड पॉइंट्स आपको अलग अलग दिखे, जैसे अल्फ़ाबेट में मैंने जेड बना दिया। ठीक है, अब जेड का एक एंड पॉइंट ये है, एक ये है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों मिले हुए नहीं हैं आपस में। अगर दोनों मिले हुए होंगे तो वो बंद कर्व में आ जाएगा, और अगर ओपन ऐसे आपको दिखेगा, या फिर जैसे ऐसे 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 कोई मैंने डिज़ाइन बना दिया और ऐसे ऐसे घुमा के इनको छोड़ दिया। अब इसका एक एंड पॉइंट ये रहा और एक ये रहा, दोनों बिल्कुल अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम खुले कर्व में रखेंगे। ठीक है, ऐसे आप कोई भी बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि ना ही सबका सेम होगा, सबका अपना अलग दिमाग काम करेगा, कोई कैसा सोचेगा। अब क्लोज कर्व, बंद वक्र, बंद में जैसे मैंने क्या बनाया, बी बना दिया अल्फ़ाबेट में। अब इसका कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ हमने क्लोज किया, हमें नहीं पता। कहीं भी आपको इसका एंड दिख रहा है, स्टार्टिंग या लास्ट नहीं दिख रहा, या फिर हमने ऐसे बॉक्स बना दिया,
हमें नहीं पता कहाँ से, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो भी बन गया, यहाँ से किया तो भी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो भी बन जाएगा। ट्रायंगल बना दी, ठीक है। कोई भी एंड पॉइंट अलग से नहीं दिख रहे हमें खुले हुए, ठीक है। अब आ जाइए पॉलीगन पे। पॉलीगन हमारे पास बहुभुज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहुभुज, भुज मतलब भुजाएं और बहु मतलब बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा 1 मार्क्स में कि 2 लाइन का कोई भी बहुभुज बनाइए, या ऐसा पॉलीगन बताइए जो 2 लाइन्स से बना हुआ हो। तो ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं होता है, नॉट पॉसिबल इसका आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में आपसे कि 2 लाइन का बहुभुज बनाइए, नहीं बना सकते हम, क्योंकि पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स 3 लाइन्स रिक्वायर्ड, कम से कम 3 लाइनें चाहिए हमें पॉलीगन बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट पॉलीगन हमारा होता है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल सबसे फर्स्ट पॉलीगन होगा। बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि पॉलीगन में कम से कम 3 साइड से बना हुआ क्लोज कर्व, ठीक है। ओपन कर्व करके आ जाएगा तो उसको हम बहुभुज नहीं बोलेंगे। ऐसे तो मान लीजिए जैसे 3 लाइनें मैंने ऐसे ऐसे लगा दी, आपस में मिलाई नहीं 3 लाइनें, तो इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। पॉलीगन बोलेंगे क्लोज कर्व को, जिसमें कि मिनिमम 3 लाइन्स होनी चाहिए। या फिर आपको ऐसा दे दिया जाएगा, सर्कल दे दिया, क्लोज तो है, पूछा जाएगा कि क्या ये पॉलीगन का एग्जाम्पल है, तो हम बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी साइड नहीं है, तो सर्कल है, ठीक है। ये एक इस टाइप का आ जाता है, आपके पास 2 लाइन्स है और नीचे ऐसे कर्व दे दिया। क्या ये पॉलीगन होगा? ये भी नहीं होगा, नो। वाई? इसमें सिर्फ 2 साइड्स है, थर्ड जो साइड है वो तो कर्व है, तो इस कर्व को हम पॉलीगन में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने अपनी तरफ से क्विक फास्ट रिवीजन करवा दिया है कि एक बार आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाए, या फिर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई ना भी की होगी उनको भी हेल्प मिल जाएगी, और जिन्होंने अच्छे से कर रखी होगी उनका भी कुछ ना कुछ बूस्टअप ही हुआ होगा। तो इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएं। थैंक्स अ लॉट।